सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या होने वाला है बंगाल में। कि आपने कहा कि टीएमसी का, सीपीएम का, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का, कांग्रेस का, सबका एक मोटिव है कि बीजेपी को बंगाल में नहीं आने देना है। सवाल ये बनता है कि जब मोटिव एक है कि बंगाल में नहीं आने देना है तो अलग अलग चुनाव लड़ने का क्या कारण है। आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकना, ये पार्टी भी बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है, टीएमसी भी बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है। क्यों रोकना चाहते हैं बीजेपी को, रीजंस क्या है। टीएमसी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर ये कह रही है कि हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण है, क्या लगता है आपको। मुस्लिम राजनीति, मुसलमानों का 30%, 27% से 30% हिस्सेदारी है यहाँ के चुनावों में, यहाँ की राजनीति में परसेंटेज है मुसलमानों का 30%। क्या लगता है आपको कितना प्रभावित कर पाएंगे मुसलमान, या मुसलमान कितनी प्रासंगिकता मुसलमानों की है बंगाल के इलेक्शन में, कितना उनको पूछा जाता है, कितना वो प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीति को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सवाल आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि एमआईएम के मुखिया हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने। पहले उन्होंने ऐलान किया था बिहार इलेक्शन के दौरान कि हम बंगाल में जाएंगे, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने बंगाल आते आते, और अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो अभी एक सभा करेंगे और उसमें अपनी सीट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आपकी बात यही आप कहना चाह रहे थे शायद, कि उनकी पॉलिटिक्स भी मुसलमान वोटों को प्रभावित करती है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जीत नहीं पाते लेकिन सेंध लगा देते हैं ताकि वोट डिवाइड हो जाता है। क्या इसका तोड़ क्या है, मतलब कैसे इसको समझा जाए। हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। आज हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आज कोलकाता सिटी में हम लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं मोहम्मद नूरुद्दीन साहब। मोहम्मद नूरुद्दीन साहब पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या होने वाला है बंगाल में। देखिए, 2021 में जो विधानसभा इलेक्शन है, इसमें ख़ास करके मुकाबला आपने बताया कि बीजेपी और टीएमसी के अंदर है, लेकिन ये इलेक्शन में जो मुद्दा सही होना चाहिए था, अब वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि यहाँ का बेरोज़गारी, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का जो करप्शन, ये सब मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन में यहाँ से 18 सीट बीजेपी को मिला और बीजेपी नेशनल लीडर्स का बंगाल में बार बार आना और उनका टारगेट बनाना कि बंगाल को हम जीत लेंगे, तो ये अब मुद्दा बन गया यहाँ का दो। एक, बीजेपी चाहता है कि बंगाल को कब्जा कर लेंगे और बाकी जो पार्टियाँ हैं, तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी का, सीपीआईएम है, कांग्रेस है और छोटा छोटा जितना पार्टी है, सबका कहना है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को बंगाल में आने नहीं देंगे। बीजेपी का जो जो रिजल्ट हुआ था उसको हम हराएंगे और बीजेपी को बंगाल को सक्सेस होने नहीं देंगे। ये अब मुद्दा एक हो गया। हाँ, बीजेपी एक ही मुद्दा है, बीजेपी को रोकना है। एक सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि आपने कहा कि टीएमसी का, सीपीएम का, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का, कांग्रेस का, सबका एक मोटिव है कि बीजेपी को बंगाल में नहीं आने देना है। सवाल ये बनता है कि जब मोटिव एक है कि बंगाल में नहीं आने देना है तो अलग अलग चुनाव लड़ने का क्या कारण है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एम्स है, उनका अलग अलग प्लानिंग है। यहाँ सीपीआईएम करीब 37 इयर्स यहाँ राज किया, तो 37 साल में सीपीएम जो काम किया, आज पब्लिक बहुत नाराज़ है। ख़ास करके यहाँ का मुस्लिम माइनॉरिटी क्लास, जो आदिवासी दलित क्लास जो है, वो बहुत नाराज़ है। सचार कमेटी रिपोर्ट आने के बाद सीपीएम का जवाब कुछ देना नहीं है, इसलिए कि सीपीएम यहाँ का माइनॉरिटी का हिंदुस्तान में सबसे पीछे कर दिया। फिनेंशियली सबसे गरीब, सबसे पीछे तबका हो गया माइनॉरिटी क्लास, और ख़ास डेवलपमेंट सीपीएम के ज़माना में कुछ नहीं हुआ। इसलिए चेंज करके परिवर्तन जो हुआ, ममता बनर्जी आया और ममता बनर्जी ने जो कुछ काम किया, बहुत काम किया। पब्लिक जो एक वेलफेयर गवर्नमेंट का करना चाहिए, कुछ हद तक कोशिश किया,
लेकिन ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस, जो तरीका, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का है नहीं। वो खैराती राजनीति करता है। ये आपका एवरी प्रोजेक्ट जो है, कन्याश्री है, जुबश्री है, बहुत प्रोजेक्ट किया है। आप घर घर में रेशन देंगे, घर भर में चावल देंगे। ये तो कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का प्लानिंग नहीं है। इसलिए लोग भी सोच रहे हैं कि ये खैराती राजनीति का असर बहुत ख़राब होता है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ये इजी पॉलिटिक्स जो होता है, सस्ता राजनीति जो होता है, वही हो रहा है। इसलिए ममता से भी लोग बहुत खुश नहीं थे। लेकिन अब जब बीजेपी का रोकने का मामला आया, तब ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी की ज़रूरत है। और सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, पहले लोग चाहते थे कि एक साथ अगर मिल कर के लड़े तो बीजेपी को रोक सकता है। लेकिन विभेद सीपीएम से ममता बनर्जी का होने वाला नहीं है, इसलिए कि टीएमसी सीपीएम को यहाँ से हटाया। और सीपीएम का डायरेक्ट जो एनिमी, डायरेक्ट कंपटीशन टीएमसी से होता है। और बंगाल में अब सीपीएम भी बहुत कमज़ोर हो गया। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में सीपीएम का एक सीट भी नहीं मिला। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन यहाँ है, यहाँ भी बहुत कम सीट मिलने वाला है। लोग सीपीएम से हट गया। तो इसलिए टीएमसी का इंटरेस्ट नहीं है कि वो सीपीएम से गठबंधन करेंगे या कांग्रेस से करेंगे। कांग्रेस में भी वो, कांग्रेस से वो डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीएमसी ऐलान किया कि हम अकेला ही बीजेपी को रोकेंगे। बाकी यहाँ सीपीएम, टीएम और कांग्रेस ये और छोटा मोटा पार्टी लेके एक गनो फ्रंट बनाया और गनो फ्रंट के ये तरफ से वो लड़ रहे हैं। दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकना, ये पार्टी भी बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है, टीएमसी भी बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है। क्यों रोकना चाहते हैं बीजेपी को? रीजंस क्या है? देखिए, बीजेपी को रोकने का मतलब, मैं तो मेरा जो थिंकिंग वो बता सकता हूँ। देखिए, 10 साल 2 मरतबा बीजेपी सेंट्रल में अभी गवर्नमेंट चल रहा है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। ख़ास करके पूरा हिंदुस्तान में जो एक गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है, वो हम देख रहा हूँ कि वो नहीं, ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो रहा है। और जो डायरेक्ट पब्लिक का जो असर पड़ता है जिस चीज़ का, वो है कमोडिटी का जो इंक्रीजमेंट ऑफ प्राइस। जैसा गैस डे बाय डे डेली बढ़ रहा है। गैस 250-300 रुपया से आज 700-800 रुपया हो गया। आपका पेट्रोल, डीजल, ये कहाँ से कहाँ चला गया, और ये तो सबको मालूम है। आज तो लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का क्या रेट है, यहाँ क्या रेट है। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तब इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट था, अब इंटरनेशनल में क्या रेट है, ये सब मालूम है। तो ये चर्चा हो रहा है कि बीजेपी अगर अच्छा है तो प्राइस इतना हाई क्यों हो रहा है, और हर चीज़ पब्लिक से वो ये कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा रहा है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, बंगाल में, खास करके बंगाल और असम में जो सवाल सबसे ज़्यादा है वो है एनआरसी। सेंट्रल गवर्नमेंट सीएए बिल पास किया, सीएबी बिल पास करके सीएए बनाया, और इसका खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में एजिटेशन हुआ। अब देखा है, शाहीन बाग से लेके कलकत्ता, सब हर जगह में इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ। लेकिन बीजेपी का तरफ से सही जवाब अभी तक नहीं है। बीजेपी कह रहे हैं कि हम लोग एनआरसी करेंगे, और ये सीएए बिल इसलिए लाया कि इसमें हम हिंदुओं को नागरिकत्व देंगे, सिटीजनशिप हिंदुओं को देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे। वो डायरेक्ट पोलराइजेशन करने का कोशिश किया, लेकिन इसमें हिंदू लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सका। इसलिए कि आसाम में यहाँ का जो मतुआ सोसाइटी, जो बाहर से, जो बांग्लादेश से जो लोग ज़्यादा आया, वो देखा है कि आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए।
तो उसमें 17 लाख हिंदू है और बीजेपी कहा था सबको हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन 4-5 साल हो रहा है किसी को सिटीजनशिप नहीं दिया गया। अब भी ऐसा कुछ खास बात, खास लॉ, खास ऑर्डर कुछ अमित शाह नहीं ला रहे हैं जिससे उम्मीद कर सकता है कि इलेक्शन के बाद उनका सिटीजनशिप मिलेगा। ये उम्मीद नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ का लोगों का, हिंदू लोगों को भी डाउट है कि ये बीजेपी हमसे धोखा दे रहा है। जो पार्टी हमारा सिटीजनशिप मामला में धोखा दे रहे हैं, ये पार्टी आने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर वो है जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, सीए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है, उसी पार्टी को अगर हम लाएंगे तो हो सकता है हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये दो मुद्दा है, एक तो आपका प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ और दो है एनआरसी सीए प्रॉब्लम। ये दोनों डिबेट यहाँ का लोगों को बहुत माने सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि हम किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो खास करके सीए एनआरसी मामला में लोग बीजेपी से नाराज है। ये एक बड़े दो मुद्दे हैं जिसकी वजह से बार बार आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी को लोग नहीं लाना चाहते हैं। एक बात आपने कही कि तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर ये कह रही है कि हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण है, क्या लगता है आपको? देखिए, टीएमसी खास करके ममता बनर्जी एक एक्सपीरियंस लीडर है, बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो गवर्नमेंट जो चल रहा है, जो पॉलिसी अप्लाई किया, बहुत मास रिलेटेड पब्लिक को कुछ दे रहे हैं। कुछ पैसा डायरेक्ट मिल रहा है, कुछ आपका जन सेवामूलक जो एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्ट मिल रहा है। इसलिए जो लोग जिसका घर मिला, वो बहुत प्रोजेक्ट है घर बनाने का, आम आदमी का घर मिल रहा है। अदर साइड में बीजेपी क्या कर रहे हैं, बीजेपी एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें एक औरत का तस्वीर है और बता रहा है कि इसको इतना लाख रुपया दिया और इसको घर बना दिया, लेकिन फैक्ट्स ये है उनका घर बना नहीं दिया और वो जिस घर वायरल हो रहा है जी, वो भी जिस घर में रह रहे वो किराए में रह रहे हैं। तो इस तरह जो झूठबाजी ये बहुत ख़राब है। तो ये आपका जो सवाल था, ये तृणमूल का कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, तृणमूल यहाँ का गवर्नमेंट चला रहे हैं, तृणमूल का पार्टी बहुत स्ट्रांग है, पब्लिक उनका साथ है और वो पब्लिक के लिए कुछ किया ये डिमांड कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट अगर ये डिमांड कर सके कि देखिए हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम काम किया, हम 100% नहीं कर सका लेकिन जो काम किया आपके लिए किया, तो आप हमको क्यों वोट नहीं देंगे, एक बड़ा सवाल है। इसका एक कॉन्फिडेंस का रीज़न है। आखिरी सवाल है मेरा कि मुस्लिम राजनीति, मुसलमानों का 30%, 27% से 30% हिस्सेदारी है यहाँ के चुनाव में, यहाँ की राजनीति में परसेंटेज है मुसलमानों का 30%। क्या लगता है आपको कितना प्रभावित कर पाएंगे मुसलमान, या मुसलमान कितनी प्रासंगिकता मुसलमानों की है बंगाल के इलेक्शन में, कितना उनको पूछा जाता है, कितना वो प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीति को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बात ये है कि बंगाल में खास करके मुस्लिम वोट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, नहीं खास करके नहीं है। लोग बोलते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70 से 100 सीट्स जो हैं उनको सीधे तौर पे मुसलमान प्रभावित करते हैं। वो तो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। 70 से डायरेक्ट आपका 75 सीट में वो इन्फ्लुएंस कर सकता है और इनडायरेक्ट में 145, मतलब पूरा बंगाल में जीतने के लिए जितना सीट चाहिए उतना सीट मुसलमान कर सकते हैं। लेकिन ये तो उम्मीद करना मुश्किल है ना कि सब मुसलमान एक साथ हो के एक पार्टी को वोट देंगे। ये कभी हुआ नहीं और होता भी नहीं, अब भी नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ कैसे नहीं हो रहा है ये थोड़ा, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, वो बराबर कांग्रेस का वोट देता है, बराबर कांग्रेस का वोट। सीपीएम जमाना में सीपीएम यहाँ 37 साल इलेक्शन में थे, ये राज चलाया, गवर्नमेंट में थे, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद सब हर वक्त कांग्रेस के हाथ में था। अब भी वहाँ जितना सीट मिलता है नॉर्थ बंगाल से, रायगंज, इस्लामपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ से कांग्रेस के मिलता है। और साउथ बंगाल का मुस्लिम परसेंटेज कम है, कहाँ 20% है, कहाँ 25% है, कहाँ 18% है।
यहाँ का मुसलमान भी वो कुछ सीपीएम का पीछे है, कुछ तृणमूल कांग्रेस के पीछे है, कुछ कांग्रेस के पीछे है। इनका कुछ खास प्लान नहीं है और इसलिए इनका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए हर पार्टी मुसलमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनका कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये इनका जितना परसेंटेज है 27% सोचिए या 30% सोचिए, लेकिन कैंडिडेट लिस्ट देखिए, वहाँ 10% 20% पहले बार से भी ज़्यादा कम कर दिया तृणमूल कांग्रेस। अदर्स पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट कम कर दिया। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मुसलमान लोगों का खास इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए ये लोग इत्तेहाद नहीं है। ये लोग एक साथ मिल करके मशवरा करके कोई डिसीजन में नहीं आ सकते हैं। हर इलेक्शन में क्या होता है, हर बड़ा पार्टी मुस्लिम लोगों को इस्तेमाल करता है। मुस्लिम छोटा छोटा पार्टी को कुछ पैसा दे के कैंडिडेट खड़ा कर देता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर देता है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा MIM जो पार्टी है, यहाँ अभी एक पार्टी इस इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF एक बना, अब्बास सिद्दीकी साहब। मतलब ये सब क्या करता है, बड़ा पार्टी इसको मदद देता है। एक सवाल और इसमें मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है। इसका जो पावर, इसका जो इन्फ्लुएंस वो और भी कम हो जाता है। सवाल आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि MIM के मुखिया हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने। पहले उन्होंने ऐलान किया था बिहार इलेक्शन के दौरान कि हम बंगाल में जाएंगे, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने बंगाल आते आते। और अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो अभी एक सभा करेंगे और उसमें अपनी सीट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आपकी बात यही आप कहना चाह रहे थे शायद, कि उनकी पॉलिटिक्स भी मुसलमान वोटों को प्रभावित करती है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन सेंध लगा देते हैं ताकि वोट डिवाइड हो जाता है। क्या इसका तोड़ क्या है, मतलब कैसे इसको समझा जाए? देखिए, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी कभी बंगाल में इलेक्शन में नहीं लड़ा, उनका पार्टी भी नहीं लड़ा। अब असेंबली इलेक्शन है, वो बिहार चुनाव के बाद ऐलान किया था कि हम भी बंगाल में लड़ेंगे। तो कुछ लोग यहाँ तैयार थे कि ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी अगर आएंगे तो हमको सपोर्ट करना चाहिए था। एक मुस्लिम आदमी है जो पार्लियामेंट में बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत सही बात करते हैं, जिसका आपका कैपेबिलिटी है, लीडरशिप देने का ताकत है। ऐसे एक आदमी आएगा तो एक बंगाल में मुसलमानों का एक पार्टी बन सकता है। बंगाल के मुसलमान होप की नज़र से देख शुरू किया था, लेकिन वो ऐलान देने के बाद से आज तक ऐसा खास कुछ कोशिश नहीं किया कि बंगाल में हम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ पार्टी बनाएंगे, ग्रास रूट में काम करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और कुछ लोगों के साथ जो तैयारी करना है इलेक्शन का तैयारी करेंगे। अब तक नहीं किया। अब अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया, हर पार्टी मैदान में है, कोई आके कुछ 1 2 4 सीट खड़ा कर दिया, तो लगता है ये जीतने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। जीतने का अगर उम्मीद होता तो पहले से तैयारी होना चाहिए था। पहला से कुछ सीट आपका चुन करके वहाँ अगर तैयारी करते, आप कोशिश करते, तो लोग आपका ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता था कि आप वोट करने के लिए आ रहे हैं। ये आपका इल्ज़ाम नहीं, पब्लिक का इल्ज़ाम ये पब्लिक का बंगाल में लोग ये बात कर रहे हैं। बहुत लोगों से बात किया, लोग तो वेट कर रहे थे कि मीम आएगा, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी में हम शामिल होंगे, हम काम करेंगे। इस तरह कुछ लोग थे, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद में थे, दिनाजपुर में थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और क्या किया असद साहब, वो आके बीच में यहाँ का जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात किया, और अब्बास सिद्दीकी साहब जो पार्टी ऐलान किया वो भी बहुत देर कर दिया। ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट जो किया वो भी बहुत देर कर दिया। अब तो बहुत तरह बात आ रहा है, उनका साथ जो पार्टी बनाने में जो काम किया एक साथ, वो भी अब अब्बास सिद्दीकी को छोड़ के चले जा रहा है। बोल रहा है को पैसा मांग रहा है, कोई कैंडिडेट देने के लिए 10 लाख मांग रहा है, 20 लाख मांग रहा है, 25 लाख मांग रहा है। तो लोगों का अंदर मुस्लिम पॉलिटिक्स में मायूसी आ गया। अरे क्या वही तो है जो दूसरा पार्टी करता है। ये लोग नया नया आके अगर ऐसा शुरू करे तो फिर इनसे भरोसा क्या है। ये मायूसी, ये सब पार्टी मीम के बताइए और ISF बताइए, सब पार्टी के बारे में मायूसी आना शुरू हुआ। आखिरी सवाल है, 294 सीट्स हैं
किसकी सरकार बन रही है? मेरा तो अब तक जो सिचुएशन लगता है कि ममता बनर्जी का सरकार ही रहेगा, तृणमूल गवर्नमेंट का सरकार रहेगा। सीट्स में फ़र्क पड़ेगा कुछ? सीट में तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। उसमें अगर बीजेपी कुछ सीट ज़्यादा ले लिया तो ये बंगाल के लिए एक ख़राब मैसेज है। बीजेपी पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करते हैं, डायरेक्ट कम्युनल पॉलिटिक्स करता है। लेकिन बंगाल में ये जो बंगाल का फेजा है, ये यहाँ का लोग कम्युनल नहीं है। यहाँ का लोग कम्युनल नहीं है, एक साथ मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं। अगर कोई कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ ये दबाव बनाए मतलब तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो माहौल है वो यहाँ के रसगुल्ला की तरह मीठा माहौल है। जी जी जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। तो कम्युनलिज्म बहुत खतरनाक चीज़ है। एक तो कम्युनलिज्म हमारा बंगाल को डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा को उधार कर दिया, बांग्लादेश बन गया। अब जो बचा है यहाँ हिंदू मुस्लिम हम एक साथ है, और इसमें अगर फिर डिस्टर्ब होगा तो ये बहुत सोचने का चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बात हो रही थी यहाँ के बहुत चर्चित चेहरा हैं, जाने माने एक शख्स मोहम्मद नूरुद्दीन साहब से, जो कि लेखक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो अपने व्यूज़ बता रहे थे, अलग अलग सवालों पर उन्होंने जवाब दिए, जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो बंगाल की राजनीति को देखते हैं। बंगाल की राजनीति में टीएमसी के रोल पर, बीजेपी के आने पर और मुसलमानों की जो एक प्रभाव है बंगाल की राजनीति में, उस पर भी उनसे हमारी बात हुई। असदुद्दीन ओवैसी की एक अचानक एंट्री, जिसे बंगाल के लोग अचानक एंट्री कह रहे हैं, उस पर भी हमारी उनसे बात हुई, अलग अलग इश्यूज़ पे। और लास्ट में हमने एक सवाल किया कि किसकी सरकार आ रही है, तो उनका कहना है कि सीट्स का प्रभाव बढ़ सकता है, बीजेपी की सीट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार टीएमसी की आएगी, ऐसा उनका मानना है। और अलग अलग इश्यूज़ पे उन्होंने हमको बताया। क्लियर इन इंडिया लगातार 3 दिन तक बंगाल की कुछ सीट्स पे जाएगा, जहां पे नंदीग्राम की सीट होगी, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। कोलकाता की कुछ सीट्स होंगी, वहां भी हम कवर करने जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, किसे वे पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार वे लाना चाहते हैं। इन सब इश्यूज़ पर हम लोगों के बीच जाएंगे, यहाँ के पॉलिटिशियंस से मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। बने रहिए क्लियर इन इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।